बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम CFEP 5 डाटा टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स प्रैक्टिसेस विंटर 2024 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कवर करेंगे। तो विंटर 24 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, तकरीबन 22 मार्क की वेटेज है सवाल की, और रूटीन पैटर्न के तहत सवाल पूछा गया कि इस सवाल में आपके पास एक टैक्स कंप्यूटेशन और कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हमें यहाँ पे टैक्स कंप्यूटेशन नहीं बनानी, बल्कि जो भी टैक्स कंप्यूटेशन बनाई हुई है, जो भी हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसके वाले से हमें कमेंट्री प्रोवाइड करनी है, इसके वाले से हमें टैक्स इम्प्लीकेशन प्रोवाइड करनी है। अगेन कोई नया या कोई बिल्कुल इंटायरली यूनिक क्वेश्चन नहीं है। इस तरह का सवाल पिछली पास्ट पेपर के अटेम्प्ट्स में आपको रिपीटेडली नजर आएगा। तो रीड करते हैं। सवाल को रीड करने से पहले मैं सवाल की इन्फॉर्मेशन को रिक्वायरमेंट को रीड करता हूँ। रिक्वायरमेंट में कहता है, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, comment on each element of the above computation of total and taxable income prepared by tax manager for the tax year 2025. Provide suggestions wherever necessary. तो हमारे पास एक टैक्स कंप्यूटेशन अवेलेबल है सवाल में, और कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हमें हर एलिमेंट्स के ऊपर कुछ ना कुछ हमें अपनी कमेंट्री प्रोवाइड करनी है, जो कि टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम की है, और जहाँ एरर वगैरह होंगे वहाँ पे हम अकॉर्डिंगली अपनी सजेशंस प्रोवाइड कर रहे होंगे। रिवाइज कंप्यूटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। Ignore WWF, WBBF minimum tax and alternative corporate tax, and ignore the discussion on tax liability. तो ये कुछ चीज़ें इन्होंने बता दी है कि हमें दोबारा से कंप्यूटेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। WWF, WBBF मिनिमम टैक्स एससीटी पे बात नहीं होगी, इवन टैक्स लाइबिलिटी पे ही कोई बात नहीं होगी। अच्छा जी, सवाल की तरफ चलते हैं। कहता है, फॉर दिस क्वेश्चन अज्यूम दैट द डेट टुडे इज 30 September 2025. Fun Factory Limited, an unlisted public company, is engaged in the business of manufacturing toys designed for children's entertainment. 50% of the Fun Factory Limited shares are owned by Kids Creation Limited (KCL), a company specializing in the entertainment toys as well as educational games for children. तो एक कंपनी हमारे पास फन फैक्ट्री लिमिटेड के नाम से, एक कंपनी हमारे पास फन फैक्ट्री लिमिटेड के नाम से, जो कि एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, और ये एक बिजनेस में है। और बिजनेस का क्या है कि ये टॉयस वगैरह मैन्युफैक्चर करती है बच्चों के लिए। इस फन फैक्ट्री लिमिटेड के जो 50% शेयर्स हैं वो किड्स क्रिएशन लिमिटेड के पास है, और ये जो किड्स क्रिएशन कंपनी है, ये एक कंपनी है जो कि इंटरटेनमेंट टॉयज में ही स्पेशलाइज वगैरह करती है, एजुकेशनल गेम्स वगैरह बनाती है। द टैक्स मैनेजर ऑफ द फन फैक्ट्री लिमिटेड इज करंटली प्रिपेयरिंग द टैक्स रिटर्न फॉर द टैक्स ईयर 2025. फाइनेंशियल ईयर एंड इज 30 June 2025, and has compiled the following data along with the accompanying notes and additional information for management review and approval. तो हमारे पास एक टैक्स कंप्यूटेशन आ रही है। टैक्स कंप्यूटेशन में हर लाइन आइटम के आगे एक नोट नंबर मेंशन है, और हर नोट नंबर के साथ कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अटैच्ड है। फिर हमारे पास अगर हम कंप्यूटेशन को देखें तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में प्रॉफिट बिफोर टैक्स से वर्किंग स्टार्ट हो रही है। 300 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। इसमें एडजस्टमेंट की हुई है। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज FTR इनकम 4.8 मिलियन, डीम्ड इन लेस किया हुआ है, डीम्ड इनकम ऐड किया हुआ 3 मिलियन, डोनेशन लेस किया हुआ 26 मिलियन, कैपिटल गेन नेट सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम लेस किया हुआ 9 मिलियन, टैक्स डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी लेस किया हुआ 6.5 मिलियन। अच्छा, कैपिटल गेन जो यहाँ पे 9 मिलियन अंडू किया हुआ था, लेस किया हुआ था, इसे फिर अलग से दिखाया कैपिटल गेन 9 मिलियन, तो टोटल इनकम आ गई 265.7। फिर इसके बाद बिजनेस लॉस सरेंडर्ड बाय KCL इन फेवर ऑफ FFPL ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025, 170 मिलियन इंटू 50%, 85 मिलियन। इन्होंने हमें सवाल में यहाँ बताया था कि ये जो हमारी कंपनी है फन फैक्ट्री लिमिटेड, इसकी 50% शेयर होल्डिंग किड्स क्रिएशन लिमिटेड के पास है, और यहाँ पे इन्होंने किड्स क्रिएशन लिमिटेड का बिजनेस लॉस सरेंडर भी किया है 170 का 50%। तो यानी कि यहाँ पे ग्रुप रिलीफ क्लेम करने की कोशिश की। तो ग्रुप रिलीफ के हवाले से मैं पहले ही हम ये बात आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ग्रुप रिलीफ के लिए कंडीशन ये है कि अगर आपके ग्रुप में कोई भी एक कंपनी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनी है, तो फिर मिनिमम शेयर होल्डिंग 55% होनी चाहिए। और अगर ग्रुप का कोई भी कंपोनेंट, ग्रुप की कोई भी कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो फिर ग्रुप रिलीफ के लिए मिनिमम शेयर होल्डिंग 75% होनी चाहिए। तो चूंकि यहाँ पे लिस्टेड कंपनी नहीं है, अनलिस्टेड कंपनी है, और KCL के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है, तो स्टिल 55% या 75% वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता, यानी कि यहाँ पे ग्रुप रिलीफ की एलिजिबिलिटी तो नहीं बनती। हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन हम सीक्वेंस में चलेंगे। लेकिन चूंकि कंपटीशन में एक चीज़ नज़र आ रही थी कि यहाँ पे जो ग्रुप रिलीफ क्लेम करने की कोशिश की है वो ग्रुप रिलीफ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ग्रुप रिलीफ के लिए ज़रूरी है कि अगर ग्रुप में कोई भी कंपनी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो एटलीस्ट 55% शेयर होल्डिंग हो, और ग्रुप में कोई भी कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं है तो एटलीस्ट 75% की शेयर होल्डिंग हो। तो यहाँ पर तो 50% शेयर होल्डिंग है, इसी बेसिस पे हम ग्रुप रिलीफ क्लेम नहीं कर सकते। इसके बाद सबसे पहले
हमारे पास आ रहा है फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज एफटीआर इनकम 4.8 मिलियन, 4.8 मिलियन की फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज एफटीआर इनकम के नाम से माइनस की है। इसके बारे में लिखा है द अमाउंट रिसीव फ्रॉम केसीएल फॉर प्रोवाइडिंग technical expertise was net of 4% withholding tax with an expenditure of 2 million incurred to generate this income. The amount received for providing technical services was net of 4% withholding tax with an expenditure of 2 million incurred to generate this income. अच्छा, यहाँ पे हम क्या क्या बात कर सकते हैं? सबसे पहले तो एक बात ये होगी कि अगर हमारी फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज हमने प्रोवाइड की है और इस पर हमारी विदहोल्डिंग हुई है, तो ये विदहोल्डिंग सेक्शन 153 के तहत हुई होगी। और सेक्शन 153 के तहत सर्विसेज के ऊपर जो हमारी विदहोल्डिंग होती है वो हमारी फाइनल टैक्स रिजीम नहीं होती, बल्कि वो हमारी मिनिमम टैक्स रिजीम होती है। तो एक तो हम बात बताएंगे कि इनकम अराइजिंग फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ एक्सपर्टीज, इनकम अराइजिंग फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज वुड बी सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर द मिनिमम टैक्स रिजीम, नॉट अंडर द फाइनल टैक्स रिजीम। और जब हम इसे मिनिमम टैक्स रिजीम मिले जाएंगे तो अकॉर्डिंगली जो भी एक्सपेंसेस है वो इस मिनिमम टैक्स रिजीम की इनकम से माइनस हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा मुझे याद आ रहा है कि सेक्शन 153 में जो सर्विसेज की विदहोल्डिंग का रेट है, स्पेसिफाइड सर्विसेज के केस में तो 4% का रेट है, लेकिन अगर सर्विसेज स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर 9% या 11% का रेट है। तो टेक्निकल एक्सपर्टीज मेरा नहीं ख्याल है कि रिड्यूस रेट में फॉल करेगा। हम सर्च कर लेते हैं। अगर हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन 153 सर्च करें पहले तो हमारे पास सेक्शन 153 आ गया। सेक्शन 153 के जो टैक्स रेट्स हैं, सब सेक्शन 1 में लिखा है कि ये दिए हुए हैं डिवीजन 3 पार्ट 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। तो डिवीजन 3 सर्च करते हैं। डिवीजन 3 मैंने सर्च किया तो पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज में पहले क्लॉज में गुड्स की विदहोल्डिंग है, दूसरे क्लॉज में सर्विसेज की विदहोल्डिंग है। तो रेट ऑफ डिडक्शन फ्रॉम पेमेंट रेफर टू इन क्लॉज बी। अब यहाँ पे 4% की सर्विसेज की पूरी एक लिस्टिंग दी हुई है, इसे आप लोग वीडियो पॉज करके रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्टीज कहीं पे भी नहीं आ रही, यानी कि ये 4% रिड्यूस रेट वाली सर्विसेज नहीं है। इसके ऊपर आपका नॉर्मल रेट अप्लाई होना चाहिए। नॉर्मल रेट कितना है? कंपनी के केस में 9%, इंडिविजुअल वीपी के केस में 11%। तो यहाँ पर जो आपकी विदहोल्डिंग होनी चाहिए वो 9% होनी चाहिए थी, जबकि एक्चुअली विदहोल्डिंग 4% की हुई है। तो जो डिफरेंशियल 5% की विदहोल्डिंग नहीं हुई वो हमारा जो कमिश्नर है वो हमसे रिकवर कर सकता है। अब होगा ये कि ये टेक्निकल सर्विसेज की जो इनकम है ये मिनिमम टैक्स रिजीम में टैक्स होगी। मिनिमम टैक्स रिजीम में टैक्सेशन किस तरह से होगी कि हम 9% के विदहोल्डिंग टैक्स को, हम 9% के विदहोल्डिंग टैक्स को कंपेयर करेंगे कि जो भी इस रिजीम की नेट इनकम आ रही है उसके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट हो रही है। यानी कि टेक्निकल सर्विसेज से आने वाली नेट इनकम का 29% जो भी टैक्स बन रहा है, इसे हम 9%, 4% नहीं 9% विदहोल्डिंग टैक्स से कंपेयर करेंगे। जो भी हायर होगा वो हमारी टैक्स लायबिलिटी होगी। और यहाँ पे हमारी विदहोल्डिंग भी 9% होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअली 4% हुई है। तो जो डिफरेंशियल 5% विदहोल्डिंग है वो कमिश्नर हमसे रिकवर कर सकता है सेक्शन 161 सेक्शन 162 के तहत। ये बातें हमने इसके सोल्यूशन में ड्राफ्ट कर देनी है। साथ साथ मैं हर पॉइंट के साथ इसका आईकेप का सोल्यूशन भी आपके सामने रीड करता हूँ। तो ये मैंने आईकेप का सोल्यूशन आपके सामने प्लॉट किया है। द फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज ऑफ 5 मिलियन दैट इज 4.8 डिवाइडेड बाय 96%। इन्होंने इसे 96% से ग्रॉस अप किया। 4.8 का अमाउंट है और ये नेट ऑफ 4% विदहोल्डिंग था, तो इन्होंने 96% से ग्रॉस अप कर दिया, तो 5 मिलियन का अमाउंट है। The fee for technical services of 5 million received from KCL is chargeable to tax under the minimum tax regime instead of final tax regime। तो एक बात तो इन्होंने कहा कि ये मिनिमम टैक्स regime में टैक्स होगा, फाइनल टैक्स regime में टैक्स नहीं होगा। In calculating the income chargeable to tax, specific expense of 2 million should have been allocated to fee for technical services। ये बात इन्होंने बताई थी कि 2 मिलियन के एक्सपेंसेस इस इनकम को जनरेट करने के लिए इनकर किए गए, तो हम फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज की इनकम से 2 मिलियन के एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हैं। फर्दर, withholding tax for this services is 9% instead of 4%, so the commissioner may recover the remaining 5% from the company। यहाँ पर जो एक्चुअली विदहोल्डिंग होनी चाहिए थी वो 4% नहीं बल्कि 9% होनी चाहिए थी, तो जो 5% की विदहोल्डिंग कम हुई है वो कमिश्नर हमसे रिकवर कर सकता है। सिंपल सा पॉइंट था। देन हमारे पास सेकंड पॉइंट में आ रहा है हमारे पास डीम्ड इनकम। 3 मिलियन की डीम्ड इनकम को यहाँ पे ऐड किया हुआ है। कहता है दिस रिप्रेजेंट्स 1% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2 प्लॉट्स। Both plots were purchased in last year for the expansion to meet the future business requirement. The fair market value of the plots were 140 million and 160 million respectively as on 30 June 2025. The work was scheduled to start this year, but due to unforeseen circumstances, no work has yet commenced.
कहता है ये जो 3 मिलियन का अमाउंट हमने डीम्ड इनकम के नाम से ऐड किया है, ये दो प्लॉट की फेयर मार्केट वैल्यू का 1% है। ये दोनों प्लॉट्स हमने लास्ट ईयर परचेज किए थे और इन दोनों प्लॉट्स की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो 140 मिलियन और 160 मिलियन है 30 जून 2025 पे। इन प्लॉट्स के ऊपर अभी काम शेड्यूल नहीं हुआ अनफोर्चुनेट सिचुएशन की वजह से, लेकिन ये अनफोर्चुनेट सिचुएशन की वजह से इन प्लॉट्स पे भी कोई काम शुरू नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो है मेरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 7E ट्रिगर हो रहा है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 7E ये कहता है कि जो भी रेजिडेंट पर्सन्स हैं उनके पास जो कैपिटल एसेट्स हैं, कैपिटल एसेट्स एज पर सेक्शन 7E में कैपिटल एसेट्स को डिफाइन किया गया है। उन कैपिटल एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू का 5%, उन कैपिटल एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू का 5% आपके लिए डीम्ड इनकम है और उस डीम्ड इनकम के ऊपर 20% आपने डीम्ड इनकम टैक्स पे करना है अंडर सेक्शन 7E। ये एक यूनिक स्पेशल किस्म का टैक्स है, किसी टैक्स है जो कि लॉ में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसे किसी हेड में क्लासीफाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो फेयर मार्केट वैल्यू का 5% डीम्ड इनकम होगा और उस डीम्ड इनकम का 20% आपको टैक्स पे करना है, यानी कि अफेक्टिवली फेयर मार्केट वैल्यू का 1% टैक्स बनता है। अफेक्टिवली फेयर मार्केट वैल्यू का 1% टैक्स बनता है। अब यहाँ पे इन्होंने 3 मिलियन कैलकुलेट किया। आई डोंट नो कि 3 मिलियन कैसे कैलकुलेट किया, हालांकि फेयर मार्केट वैल्यू 160 मिलियन और 140 मिलियन है। अच्छा, लेकिन सेक्शन 7E की कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि अगर आपने प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द ईयर परचेज की हो और उस पर सेक्शन 236K के तहत विदहोल्डिंग टैक्स पे किया हो तो उस साल सेक्शन 7E अप्लाई नहीं होता। वो प्रॉपर्टी जो आपके बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रही है उस पर सेक्शन 7E अप्लाई नहीं होता, जिससे आप बिजनेस इनकम जनरेट कर रहे हो। आप अपनी एक प्रॉपर्टी को एक्सक्लूड कर सकते हो, आपकी एक प्रॉपर्टी एक्सक्लूड हो सकती है और भी कुछ एक्सक्लूजन्स वगैरह है। और जो प्रॉपर्टीज पे सेक्शन 7E का टैक्स लग रहा है उनकी वैल्यू 25 मिलियन से ज्यादा होनी चाहिए। अगर हम थोड़ा क्विकली 7E को देख लें, लेकिन सेक्शन में कि रेजिडेंट पर्सन के पास जो भी कैपिटल एसेट्स हैं उसका 5% डीम्ड इनकम होगा और डीम्ड इनकम का 20% उनको टैक्स देना होगा। अब इसकी कुछ एक्सक्लूजन्स हैं। एक तो है वन कैपिटल एसेट ओन बाय रेजिडेंट पर्सन, आप अपने एक कैपिटल एसेट को एक्सक्लूड कर सकते हो। फिर वो जो आपके बिजनेस प्रेमिसेस है, ये तो प्लॉट है, यहाँ पे बिजनेस प्रेमिसेस की बात नहीं है। फिर कुछ और एक्सेप्शंस वगैरह हैं और एक 25 मिलियन की एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास दो प्लॉट्स हैं तो एक प्लॉट को तो हम एक्सक्लूड कर सकते हैं इस पहली एक्सक्लूजन के तहत कि वन कैपिटल एसेट्स को हम एक्सक्लूड कर देंगे, तो ऑब्वियसली हमें हायर वाला एक्सक्लूड करना चाहिए। तो 160 मिलियन को मैं एक्सक्लूड कर दूंगा क्योंकि एक कैपिटल एसेट्स तो ओन करने की इजाजत है। दूसरा जो कैपिटल एसेट है 140 मिलियन, इस 140 मिलियन का 5%, 140 मिलियन का 5% बनेगा 7 मिलियन। तो 140 मिलियन का 5% आपकी डीम्ड इनकम है और ये डीम्ड इनकम को भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में दिखाने की जरूरत नहीं है, आप इसे सेपरेटली दिखा दें आप और उसके ऊपर डीम्ड इनकम का टैक्स कैलकुलेट कर लें। तो ये सारी बातें हम इसके सोल्यूशन में लिख देंगे। क्या लिखेंगे? द प्लॉट ओन्ड बाय FEL आर classified as capital asset to calculate deemed income under section 7E. FFL being a resident person will therefore be treated as having derived income chargeable to tax under section 7E equal to 5% of the fair market value of capital asset on the last day of the tax year, that is 30 June 2025. The deemed income of 3 million was incorrectly calculated at 1% of the fair market value of two properties, both plots, without considering that one capital asset, the plot with higher value of 160 million, is excluded from the ambit of tax on deemed income. आप एक प्रॉपर्टी को एक्सक्लूड कर सकते हो। Since the value of other plot is above 25 मिलियन, दूसरे वाली प्लॉट की वैल्यू 140 मिलियन थी, यानी कि 25 मिलियन से ज्यादा है और वो हमने लास्ट ईयर परचेज की थी। टैक्स अंडर सेक्शन 236K was paid at the time of purchase last year. It will be subject to tax under section 7E in the current year. इस पे इस साल 7E का टैक्स लगेगा। Therefore 5% of the value is 140 मिलियन का 5% यानी कि 7 मिलियन shall be included as deemed income not under the head income from business. 7 मिलियन का अमाउंट डीम्ड इनकम है लेकिन इसे इनकम फ्रॉम बिजनेस में प्रेजेंट नहीं करेंगे, सेपरेटली प्रेजेंट कर देंगे। देन अगला पॉइंट थोड़ा सा यूनिक है। तीसरे नंबर पे हमने डोनेशन का अमाउंट माइनस किया 26 मिलियन। कहता है डोनेशन रिफ्लेक्ट्स द एजुकेशनल गेम्स वर्थ 26 मिलियन प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट स्कूल। हमने गवर्नमेंट स्कूल्स में 26 मिलियन की एजुकेशनल गेम्स डोनेट की है और इसे एज अ डोनेशन एक्सपेंस क्लेम किया है। These games were initially purchased by the company from KCL. ये गेम्स हमने KCL से परचेज किए। अब यहाँ पे दो तीन बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमने डोनेशन दी है तो डोनेशन को हम एज एक्सपेंस माइनस नहीं कर सकते क्योंकि डोनेशन कोई बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। हाँ, अगर सेक्शन 61 की एलिजिबिलिटी बनती है तो टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। तो एक बात तो हम ये कहेंगे कि डोनेशन को हम एज एक्सपेंस क्लेम नहीं करेंगे, इसके अगेंस्ट हम सेक्शन 61 का टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं अगर सेक्शन 61 की कंप्लायंस वगैरह हो रही है। दूसरी बात यहाँ पे गौर करने वाली है जो कि सोल्यूशन में मैंने देखी
कि इन्होंने कहा है कि हमने ये गेम्स जो है ना वो केसीएल से परचेस की है। तो इसका मतलब है कि हम खुद वो चीज़ डोनेट नहीं कर रहे जो हम बना रहे हैं, हमने वो गेम्स डोनेट नहीं की जो हम बना रहे हैं, हमने परचेस करके डोनेशन दी। तो यानी कि यहाँ पे कमिश्नर इस ट्रांजेक्शन को रिकरेक्टराइज कर सकता है कि भाई आपने ये डोनेशन नहीं किया, आपकी पेरेंट ने डोनेशन की है। तो क्यों हम पेरेंट से खरीद के डोनेट करें, पेरेंट डायरेक्टली डोनेट कर देता। तो इसके पीछे एक लॉजिक ये है कि पेरेंट ऑलरेडी लॉसेस में है, तभी तो पेरेंट ने लॉसेस सरेंडर किए हैं। अब पेरेंट ने सोचा होगा कि यार हम तो ऑलरेडी लॉसेस में हैं, अगर हम खुद डोनेशन देंगे तो हमारे पास तो लाइबिलिटी नहीं होगी, तो टैक्स क्रेडिट कहाँ से क्लेम करेंगे। एक काम करते हैं कि अपनी सब्सिडरी को एक चीज़ बेच के उनसे डोनेट करवा लेते हैं ताकि वो क्रेडिट क्लेम कर सके। तो यहाँ पे कमिश्नर ये कह सकता है कि आप ये पूरी ट्रांजेक्शन को आपने पूरी ट्रांजेक्शन को स्ट्रक्चर इस तरह किया है कि आप टैक्स अवॉइड करो। भाई अगर पेरेंट कंपनी से ही खरीद के डोनेट करना था तो पेरेंट कंपनी डोनेट कर देती। पेरेंट कंपनी डेढ़ होशियारी कर रही है कि क्योंकि उसके पास लॉस है, उसकी लायबिलिटी नहीं है, तो उसके पास टैक्स क्रेडिट नहीं होगा, सब्सिडरी को बेच के डोनेट करवा रही है। तो यहाँ पे कमिश्नर आपका पूरा टैक्स क्रेडिट या फिर पूरा टैक्स क्रेडिट डिसअलाउ कर सकता है ऑन द बेसिस कि ट्रांजेक्शन आपने टैक्स को अवॉइड करने के लिए की है। यही सारी बातें सोल्यूशन में लिख देंगे। Donation to government schools are eligible for tax credit under Section 61 rather than deduction from the profit before tax. However, in the given scenario, the Commissioner may recharacterize the donation as a part of tax avoidance scheme based on the following grounds. FFL does not deal in donation item, educational game, rather than these items were purchased from the parent, which is an associate of it, a related party. Since KCL incurred the loss, so it cannot avail the tax credit. चूंकि पेरेंट के पास लॉस है तो वो टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता, इसलिए वो सब्सिडी को बेच के डोनेट करवा रहे। तो इट अपीयर्स कि ये पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन प्लान की गई है ताकि टैक्स अवॉइड किया जा सके, तो कमिश्नर इसे डिसरिगार्ड कर सकता है। देन हमारे पास अगला लाइन आइटम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम 9 मिलियन यहाँ माइनस करके कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम ऐड किया हुआ है। इसके बारे में पॉइंट नंबर 4 में कहता है द कैपिटल गेन इज द नेट अमाउंट ड्राइव फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट। 3 तरह की इन्वेस्टमेंट्स है हमारे पास, इन तीनों की हमारे पास कॉस्ट है, सेल प्रोसीड्स है, फेयर मार्केट वैल्यू है। सेल प्रोसीड और कॉस्ट को माइनस करके गेन और लॉस कैलकुलेट किया है, इन तीनों इन्वेस्टमेंट का होल्डिंग पीरियड दिया है और इन तीनों इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जो नेट गेन आ रहा है ये कैपिटल गेन में सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के नाम पे शो कर दिया है। अब क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं? शेयर्स ऑफ कंपनी लिस्टेड ऑन लंडन स्टॉक एक्सचेंज। लंडन स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी है जिसके हमारे पास शेयर्स हैं। 32 मिलियन के शेयर्स खरीदे, 44 मिलियन के शेयर्स बेचे और 44 मिलियन इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है। तो टैक्स लॉ में जो हम गेन कैलकुलेट करते हैं वो है कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट, और कंसिडरेशन की डेफिनेशन है हायर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल सेल प्रोसीड, हायर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू और कंसिडरेशन रिसीव्ड। तो यहाँ तो फेयर मार्केट वैल्यू और सेल प्रोसीड बराबर ही है, तो कंसिडरेशन 44 मिलियन आ जाएगी। 44 से 32 माइनस करेंगे तो 12 का गेन आ जाएगा। 12 का गेन सही कैलकुलेट हुआ है, लेकिन ये गेन आया है एक ऐसी कंपनी जो कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, यानी कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से ये पब्लिक कंपनी नहीं है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से ये प्राइवेट कंपनी है। चूंकि ये प्राइवेट कंपनी पे आने वाला गेन है तो ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम नहीं है, ये नॉर्मल कैपिटल गेन है जिसपे नॉर्मल टैक्स रेट अप्लाई होंगे, इस पे कोई स्पेशल रेट, इस पे कोई सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के रेट अप्लाई नहीं होंगे। टैक्सेशन कैपिटल गेन के एड में होगी लेकिन नॉर्मल रेट से टैक्सेशन होगी, सेपरेट ब्लॉक का रेट अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, लंदन स्टॉक एक्सचेंज की कंपनी के शेयर्स हैं तो फिर ये जो कैपिटल गेन आ रहा है ये आपका फॉरेन सोर्स इनकम बनेगा। तो यहाँ पे मैं ये लिख दूंगा कि 12 मिलियन का गेन तो सही कैलकुलेट हुआ है, बट दिस गेन इज फॉरेन सोर्स इनकम एंड फॉरेन सोर्स कैपिटल गेन and it should be taxed as a part of normal taxable income instead of taxation as a separate block of income. ICAP ने क्या लिखा है? The calculation and treatment of gain as a separate block contain error which are detailed below. The capital gain arising on the disposal of these securities companies listed on London Stock Exchange is a foreign source capital gain. However, this foreign source capital gain is taxable under normal tax regime rather than सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि यहाँ पे वर्डिंग्स को बेहतर किया जा सकता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस फॉरेन सोर्स कैपिटल गेन इज टैक्सेबल एट कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स इंस्टेड ऑफ टैक्सेशन एज अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। क्योंकि कैपिटल गेन चाहे सेपरेट ब्लॉक हो चाहे नॉर्मल कैपिटल गेन हो, ये टैक्सेबल इनकम का ही पार्ट बनता है, लेकिन ये टैक्सेबल इनकम वो है जो कि कॉर्पोरेट रेट पे टैक्स होगी, स्पेशल रेट पे टैक्स नहीं होगी। तो मैंने वर्डिंग्स अपने हिसाब से थोड़ी प्रॉपर कर दी है कि दिस फॉरेन सोर्स कैपिटल गेन इज टैक्सेबल एट कॉर्पोरेट टैक्स रेट इंस्टेड ऑफ टैक्सेशन एट सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम।
देन इसके बाद सेकंड कंपनी है शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड बेस्ड इन पाकिस्तान। 17 की कॉस्ट है, 20 का सेल किया, 3 का गेन उन्होंने कैलकुलेट किया। हालांकि फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 24, तो लॉ के हिसाब से कंसिडरेशन कितनी होगी हायर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू और सेल प्रोसीड यानी कि 24। तो गेन कैलकुलेट होना चाहिए था 24 माइनस 17, ये आ जाएगा 7। तो यहाँ पे 7 का गेन होना चाहिए, 3 का गेन नहीं होना चाहिए। और अगेन ये प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं तो ये भी कैपिटल गेन है, नॉर्मल रेट पे टैक्स होगा, कॉर्पोरेट रेट पे टैक्स होगा, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के तौर पे टैक्स नहीं होगा। यही बात यहाँ लिख देंगे। द गेन इज चार्जेबल टू टैक्स, थोड़ी सी वर्डिंग प्रॉपर कर देते हैं। गेन इज चार्जेबल टू टैक्स एट कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स instead of taxation as a separate block of income। क्या लिखा हमने? दिस गेन इज चार्जेबल टू टैक्स एट कॉर्पोरेट रेट ऑफ टैक्स instead of taxation as a separate block of income. Further, the gain shall be computed by taking the higher of fair market value Further, the gain shall be computed by taking the higher of fair market value or sale proceed as consideration, resulting in a revised gain of 7,024 minus 17। देन तीसरा हमारे पास शेयर्स ऑफ कंपनी लिस्टेड ऑन पाकिस्तान एक्सचेंज 58 के सेल किए, 58 की फेयर मार्केट वैल्यू तो कंसिडरेशन 58 होगी। 64 की कॉस्ट है तो यहाँ पे 6 का लॉस आया। अब ये जो लॉस आया ये सिक्योरिटीज़ का लॉस आया। अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी लिस्टेड है तो इसके शेयर सिक्योरिटीज़ हैं, और हम ये बात जानते हैं कि सिक्योरिटी का लॉस सिर्फ सिक्योरिटी के गेन से ही एडजस्ट हो सकता है या फिर 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो इस सिक्योरिटीज़ के लॉस को आप नॉर्मल कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं कर सकते, आप इसे सिक्योरिटी के गेन से एडजस्ट कर सकते हो या 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। द कैपिटल लॉस ऑन द सेल ऑफ दीज सिक्योरिटीज शैल नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट कैपिटल गेन दैट आर सब्जेक्ट टू टैक्स at corporate tax rates, instead it shall be carried forward for next 3 years। ये सिक्योरिटी से एडजस्ट होगा या फिर 3 ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा। देन हमारे पास टैक्स डेप्रिसिएशन और मशीनरी आ रहा है 6.5 मिलियन। पॉइंट नंबर 5 में कुछ बातें लिखी हैं इससे पर्टेनिंग। पॉइंट नंबर 5 में लिखा है द डेप्रिसिएशन रिलेट्स टू मशीन दैट वाज सोल्ड एंड लीज बैक बाय द कंपनी ऑन 1 जुलाई 2024 फॉर 5 ईयर्स। साल के पहले दिन हमने एक मशीन सेल करके लीज पे रीएक्वायर कर ली 5 साल के लिए, साल के पहले दिन। अंडर द सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट द एनुअल लीज ऑफ 10 मिलियन इज पेबल इन एरियर्स। देखिए सेल एंड लीज बैक में IFRS 16 की एक डिफरेंट ट्रीटमेंट है कि हम देखते हैं कि एसेट सेल हुआ नहीं हुआ, फिर लीज बैक ट्रांजेक्शन के ऊपर हम IFRS 16 वगैरह अप्लाई करते हैं। टैक्स लॉ में सेल एंड लीज बैक को आप नॉर्मल सेल ट्रांजेक्शन और लीज ट्रांजेक्शन समझोगे, यानी कि अगर सेल कर दिया तो अब डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा क्योंकि हमने सेल कर दिया, हम डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करेंगे। जो भी टैक्स गेन और लॉस आएगा वो टैक्सेबल या डिडक्टेबल होगा। अगर डिस्पोजल पे गेन आया तो वो टैक्स हो जाएगा, लॉस आया तो वो डिडक्टेबल होगा। फिर जो भी आपने एक्चुअल रेंटल पे किए आप उस एक्चुअल रेंटल को एज एक्सपेंस क्लेम करोगे। ये सिंपल सी टैक्स लॉ में ट्रीटमेंट होगी। कहता है एट द टाइम ऑफ सेल एंड लीजबैक द मशीन हैड अ बुक वैल्यू ऑफ 50 मिलियन एंड अ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 75 मिलियन। द मशीन इज सोल्ड एट द फेयर मार्केट वैल्यू, यानी कि हमने इसको 75 मिलियन का बेचा है, 75 मिलियन का सेल किया है। एंड रिकॉर्डेड अ गेन ऑफ 14.6 मिलियन। अकाउंट्स में हमने 14.6 मिलियन का गेन रिकॉर्ड किया। ड्यूरिंग द ईयर इट रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन ऑन राइट टू यूज एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ 2.6 मिलियन एंड 5.6 मिलियन रिस्पेक्टिवली। चूंकि अकाउंट्स में हमने IFRS 16 के तहत राइट टू यूज एसेट और लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड की होगी तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। द टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 जुलाई वाज 43 मिलियन और उसकी टैक्स एबिलिटी भी 43 मिलियन थी। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे। जो अकाउंटिंग गेन रिकॉर्डेड है ये रिवर्स हो जाएगा एक चीज, जो राइट टू यूज एसेट का डेप्रिसिएशन है ये रिवर्स हो जाएगा दूसरी चीज, जो इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्डेड है ये रिवर्स हो जाएगा तीसरी चीज। तो ये 3 चीजें जो अकाउंट्स में रिकॉर्डेड है ये रिवर्स हो जाएगी। फिर हम ये करेंगे कि 75 का हमने बेचा, 43 की WDV थी, तो 75 माइनस 43 ये आ जाएगा 32। तो 32 का जो गेन अराइज हुआ ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्सेबल हो जाएगा। कैपिटल गेन में नहीं, इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स होगा क्योंकि ये डेप्रिशिएबल एसेट है। और फिर जो भी हमारे एनुअल रेंटल्स है हम इस रेंटल को एज अ एक्सपेंस क्लेम करेंगे, 10 मिलियन के रेंटल को एज अ एक्सपेंस क्लेम कर लेंगे। यही सारी बातें यहाँ लिखनी है।
The machine was sold and leased back by FFL, so the gain on disposal of machinery should be calculated instead of claiming depreciation thereon. Accordingly, 32 million 75 minus 43 should be added and accounting gain on disposal of 14.6 should be deducted from the PBT. Accounting gain को undo करना है और tax gain को account for करना है. Moreover, lease rental of 10 million should be deducted, whereas depreciation of right to use asset and interest expense of 2.6 million and 5.6 million should be added to profit to before tax. तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ राइट टू यूज एसेट और इंटरेस्ट एक्सपेंस को अंडू कर देंगे और जो भी रेंटल पे किया उसे हम एज अ एक्सपेंस क्लेम कर रहे होंगे. तो कंपटीशन में तो जितने पॉइंट्स थे वो हमने अकाउंट फॉर कर लिए. इसके बाद फिर आपको मैंने ग्रुप रिलीफ के एडजस्टमेंट के बारे में पहले बता दिया कि यहाँ पे ग्रुप रिलीफ नहीं मिल सकता क्योंकि हमारे पास लिस्टेड कंपनी के केस में मिनिमम शेयर होल्डिंग 55%, अनलिस्टेड कंपनी के केस में मिनिमम शेयर होल्डिंग 75% होनी चाहिए. यहाँ पे 50% की शेयर होल्डिंग है तो ग्रुप रिलीफ के लिए एलिजिबिलिटी ही नहीं है, तो ग्रुप रिलीफ तो क्लेम नहीं होगा. Since FFL only hold 50% shares in KCL, it cannot avail the benefit of group relief. तो यहाँ पे group relief claim नहीं होगा. सिंपल. पर इसके बाद यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है. कहता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्लूड पेमेंट ऑफ 8.4 million पेड टू एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी फॉर प्रोमोटिंग इट्स एंटरटेनमेंट टॉयज थ्रू द डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट. Moreover, a royalty of 12 million was paid to KCL by FL in the last tax year for the use of designing patent for some entertainment toys. ये एक नया सेक्शन इन्होंने यहाँ पे टेस्ट किया जो कि रिसेंटली आई गेस के फाइनेंस एक्ट 2024 में ही लॉ का पार्ट बना है और हमने अपने कोर्स में इनकम फ्रॉम बिजनेस के सेक्शन 21 के साथ कवर किया है. मुझे सेक्शन रेफरेंस तो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, शायद 108 भी है. सेक्शन रेफरेंस याद नहीं आ रहा तो हम 25% से सर्च करते हैं क्योंकि मुझे 25 याद आ रहा है क्योंकि उस सेक्शन में इस तरह की बात लिखी थी कि वो 25% आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा. यस, सेक्शन 108 में एक सबसेक्शन है, ये मैंने आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस के सेक्शन 21 के साथ करवाया है. इस सेक्शन में ये लिखा है कि अगर एक कंपनी अपनी किसी पेरेंट कंपनी को कोई रॉयल्टी वगैरह पे करती है एज अ एक्सपेंस क्लेम करती है, करंट ईयर में या पिछले सालों में अपनी पेरेंट कंपनी को कोई रॉयल्टी वगैरह पे करके उसे एक्सपेंस क्लेम करती है. अब मैं जिसने कोई रॉयल्टी वगैरह पे करके एज अ एक्सपेंस क्लेम किया है करंट ईयर में या पिछले साल में, अगर मैं कोई मार्केटिंग प्रमोशन वगैरह पे खर्चा करूंगा तो मेरा मार्केटिंग और प्रमोशन का खर्चा 25% डिसअलाउ हो जाएगा और वो मेरे पेरेंट को अलोकेट हो जाएगा. इसकी सिंपल सी लॉजिक ये है कि अगर एक पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडरी से रॉयल्टी चार्ज कर रही है तो कल को अगर वो सब्सिडरी सेल्स और प्रमोशन पे खर्चा करती है तो ओवरऑल ग्रुप की ही ब्रांड इमेज बढ़ेगी ना, ओवरऑल ग्रुप का ही फायदा होगा, ग्रुप की ही गुडविल बढ़ेगी. तो सारा का सारा एक्सपेंस सब्सिडरी को क्यों अलाउ करवाया जाए. तो सब्सिडरी ने जो भी खर्चा किया एडवर्टाइजमेंट पे वो 75% अलाउ होगा, 25% डिसअलाउ हो जाएगा और 25% खर्चा पेरेंट कंपनी को अलोकेट हो जाएगा. लेकिन इसके अनलेस कि आप ये प्रूव कर सको कि भाई सब्सिडरी ने जो भी प्रमोशन पे खर्चा किया वो सिर्फ और सिर्फ सब्सिडरी का ही एक्सपेंस है, इससे पेरेंट को कोई फायदा नहीं होना. रीड करता हूँ. Notwithstanding anything contained for the tax year 2024 and onwards, where any amount is claimed as a deduction for the tax year for any of the preceding two tax year on account of royalty paid to an associate directly or indirectly in respect of any use of any brand, logo, patent, invention, design, model, secret formula, process, copyright, trademark, scientific or technical knowledge, franchise, license, intellectual property, other like property or contractual right. अगर एक कंपनी क्या कह रहा है, टैक्स ईयर 2024 और आने वाले सालों में ये प्रोविजन अप्लाई होगा. अगर एक कंपनी करंट ईयर में या पिछले 2 सालों में, करंट ईयर में या पिछले 2 सालों में अपनी किसी भी रिलेटेड पार्टी को कोई अमाउंट रॉयल्टी का पे करती है और कमिश्नर आगे जाके नोटिस वगैरह इशू करता है और टैक्स पेयर कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर पाता कि ये जो मार्केटिंग पे खर्चा हुआ ये सिर्फ और सिर्फ मेरा है, तो होगा क्या कि 25% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर द tax year in respect of sales, promotion, advertisement and publicity shall be disallowed and allocated to the said associate. देखिए मैं आपको लॉजिक से समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल के एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि KFC इंटरनेशनल है
सही है। लेट्स से कि ये एक अमेरिकन कंपनी है, ठीक है। इसने एक सब्सिडरी बनाई KFC पाकिस्तान, और ये एक पाकिस्तानी कंपनी है। प्रैक्टिकली होता क्या है, दुनिया भर में ही होता है कि अगर फॉर एग्जांपल KFC इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल ब्रांड है और उसकी पाकिस्तान में एक सब्सिडरी है, तो पाकिस्तानी सब्सिडरी भी ऑब्वियसली KFC के नाम से ही बिजनेस कर रही है। जितना भी फूड और चीज़ें सेल कर रही है वो KFC के ब्रांड नेम की वजह से सेल हो रही है। तो ये पाकिस्तानी कंपनी ऑब्वियसली कोई ना कोई रॉयल्टी पे कर रही होगी KFC इंटरनेशनल को, कोई ना कोई रॉयल्टी पे कर रही होगी इंटरनेशनल को। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज की पाकिस्तान में सब्सिडीज ऑपरेट कर रही है ना, चूंकि वो मल्टीनेशनल का नेम, ब्रांड नेम इस्तेमाल कर रही होती है, गुडविल इस्तेमाल कर रही होती है, रेसिपीज इस्तेमाल कर रही होती है, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही होती है, तो वो अपनी पेरेंट कंपनी को कोई ना कोई रॉयल्टी पे करती है। इवन की जो हमारी फर्म्स है ना, जैसे KPMG हो गया, EY हो गया, फर्गुसन हो गया, ये भी जो यहाँ लोकली बिजनेस करते हैं ना, इन बिजनेसेस के रेवेन्यू का सर्टेन परसेंटेज अपनी MNCs को, अपने इंटरनेशनल फर्म्स को कुछ ना कुछ रॉयल्टी पे कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका नाम इस्तेमाल हो रहा है। अब लॉ मेकर ये कह रहा है कि अगर KFC पाकिस्तान ने KFC इंटरनेशनल को कोई अमाउंट रॉयल्टी के तौर पे पे किया है करंट ईयर में या पिछले 2 सालों में, ओके कोई बात नहीं, पे करें, आपका हक बनता है, आप सामने वाले का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कल को KFC पाकिस्तान ने कोई एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया, KFC पाकिस्तान ने एडवर्टाइजमेंट पे कोई खर्चा किया। देखिए, अगर KFC पाकिस्तान अगर एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर रही है तो इससे KFC का ही नाम बन रहा है ना, इससे KFC की ब्रांड वैल्यू में खर्च एडिशन हो रही है। तो आप क्या करो कि इसका 75% एक्सपेंस क्लेम करो, लेकिन इस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का 25% एक्सपेंस आपको डिसअलाउ हो जाएगा, और डिसअलाउ होके आप ये अलोकेट कर दो टू द KFC इंटरनेशनल। बिल्कुल लॉजिकल सेक्शन है और बिल्कुल लॉजिकल बात है यहाँ पे। अगर एक सब्सिडरी पेरेंट को रॉयल्टी पे कर रही है उसका नाम इस्तेमाल करने के लिए, उसका ब्रांड, उसकी गुडविल, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी रेसिपी इस्तेमाल करने के लिए, तो अगर मैं कोई एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करूंगा तो मुझे सारा खर्चा वो एक्सपेंस के तौर पे अलाउ नहीं होगा। मैंने जो मार्केटिंग पे, मैंने जो प्रमोशन पे खर्चे किया, उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट पेरेंट को भी होगा, रिलेटेड पार्टी को भी होगा। तो फिर लॉ मेकर ने एक रेशियो बना दिया कि भाई आपने जो भी एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया 75% आप क्लेम कर लें, 25% खर्चा पेरेंट को अलोकेट करें, पेरेंट को बोले खुद क्लेम करें। हाँ, अनलेस कि आप ये कहो या ये साबित करो कि भाई इस पाकिस्तानी सब्सिडी ने, इस पाकिस्तानी कंपनी ने जो भी एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा किया है वो प्योरली पाकिस्तान के बिजनेस से पर्टेन करता है, उसका प्योरली फायदा पाकिस्तान को ही होगा या पाकिस्तान के ब्रांड को होगा, इंटरनेशनल ब्रांड को नहीं होगा, तो फिर आप क्लेम कर सकते हो। अदरवाइज फिर आपका 25% खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। यही बात सेक्शन 108 के इस स्पेसिफिक सबसेक्शन में बयान की गई है, जो कि फाइनेंस एक्ट 2024 में ही लॉ में ऐड हुआ है। और यही एडजस्टमेंट यहाँ पे टेस्ट हुई है कि हमने 8.4 मिलियन का एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को खर्चा पे किया है, एक्सपेंस के तौर पे क्लेम किया है, लेकिन हमने 12 मिलियन की रॉयल्टी पे की है KCL को पिछले सालों, इन द लास्ट टैक्स ईयर, पिछले साल में। तब होगा क्या कि इस 8.4 मिलियन का 25% डिसअलाउ हो जाएगा सेक्शन 108 के इस सबसेक्शन के तहत, अनलेस कि हम प्रूव कर सकें कि भाई ये जो 8.4 मिलियन का खर्चा है ये प्योरली हमारा ही है, इससे पेरेंट को कोई, इससे रिलेटेड पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ। ICAP ने भी कुछ इस तरह की बात लिखी होगी। Advertising expense was rightly considered as admissible expense. However, as royalty amount was claimed as deduction in previous year, the advertisement expense for the year shall be disallowed by 25% and allocated to the said associate, that is KCL. If FFL fails to provide evidence or explanation on the notice issued by the commissioner that no benefit has been conferred, has been provided to KCL by the virtue of this advertisement. In the given case, 8.75 का 25% यानी कि 2.19 million may be added back to the profit before tax due to the above reasons. तो जो भी हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है 8.4 मिलियन, 8.7 नहीं, 8.4 मिलियन, और उसके 25% हो जाएगा 2.1। तो जो भी हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है इसका 25% डिसअलाउ हो जाएगा ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 108 सबसेक्शन 5। और बाकी यहाँ लिखा है कि यू मे अज्यूम दैट ऑल ट्रांजेक्शन बिटवीन FFL एंड KCL आर बेस्ड ऑन आर्म लेंथ प्राइसिंग, टैक्स एंड अकाउंटिंग रेपोजिशन आर सेम एक्सेप्ट फॉर द मशीन स्टेटेड अबव। तो ये जनरल बात थी जो सब पे हमें अप्लाई करनी थी। तो मेरे ख्याल है कोई इतना मुश्किल सवाल या कोई इतनी यूनिक एडजस्टमेंट्स नहीं थी। इसी तरह की मोरल एडजस्टमेंट पास पेपर्स में भी पूछी गई है, इस अटैम्प्ट में भी पूछी,
और बासानी है कि स्टूडेंट ने अगर एक रीजनेबल तैयारी की हो तो इस सवाल के अंदर मोर देन पासिंग मार्क्स सिक्योर किए जा सकते हैं। तो आई होप कि सवाल में जो चीज़ें हैं या जो इम्प्लीकेशंस पूछी गई है वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज की गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।